तो आज का हमारा टॉपिक होगा ईडीए। ईडीए की फुल फॉर्म क्या है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमने जैसे पांडास में डेटा रीड करना देख लिया है, डेटा के साथ काम करना सीख लिया। ठीक है। अब उस डेटा से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, लेकिन किस में? ग्राफिकल वे में। ग्राफ्स के थ्रू हमें कुछ उससे इंसाइट्स चाहिए, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है उससे। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, कि हम अपने डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। और पाइथन में हमारे पास दो मेन लाइब्रेरीज हैं जिसका हम बहुत यूज़ करते हैं ग्राफिकल ईडीए करने के लिए। तो वो है हमारे पास मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट एक मिक्सचर बना के रखना चाहिए कि कहीं पे मैटप्लॉटलिब अच्छा काम करती है, कहीं पे सीबॉन अच्छा काम करती है, तो दोनों आनी चाहिए इसके लिए। ठीक है। अब हमें पता है कि ईडी किस पे काम करता है? डेटा पे। तो पहले हमें डेटा को समझना होगा कि डेटा क्या होता है, कितने टाइप के डेटा होते हैं हम पे। जो डेटा होते हैं हम पे, वो मेजरली दो टाइप के होते हैं। या तो हमारे पास होगा न्यूमेरिकल, या होगा हमारे पास कैटेगोरिकल। ठीक है। फिर ये फर्दर डिवाइड करते हैं। न्यूमेरिकल में हमारे पास और दो टाइप होते हैं हम पे। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। ऐसी कैटेगोरिकल में भी हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक होता है नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ठीक है। अब ये होते क्या है, इनको हम एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल्स देखेंगे कि है क्या ये चीज़ें। एक एक करके समझ आएगा। सपोज हमारे पास एक डेटा है, तो हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल डेटा सेट लिया है, इसमें हमारे पास चार कॉलम है। ठीक है। क्या क्या है हमारे पास? चार कॉलम। वेट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, उस स्टूडेंट को कितने ग्रेड मिले और उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। इससे हमारे पूरा डेटा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है। सपोज मैं तीन स्टूडेंट का डेटा ले रहा हूँ। सपोज एक स्टूडेंट का वेट है 58 kg। ठीक है। एक का है 58.5 kg, एक का 70 kg। ठीक है। और एक पे है सपोज 8 सब्जेक्ट हैं, एक पे 6 हैं, एक पे 4 सब्जेक्ट हैं। एक को ग्रेड मिला है हमें सपोज A+ दिया है, एक को A दिया है, एक को B दिया है। एक का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, एक का मैथ है, और एक का इंग्लिश है। ठीक है। ये तीन स्टूडेंट का हमारे पास डेटा है। अब इसमें समझना क्या है हमारे पास? इसमें हर कॉलम अलग अलग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग डेटा को। ठीक है। पहले हम वेट कॉलम की बात करते हैं। तो ये जो ये वेट कॉलम है ना, ये हमारा बताऊं क्या है? ये है कंटिन्यूअस। ये है कंटिन्यूअस, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं ना। मतलब ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप है न्यूमेरिकल। ठीक है। ये डेटा न्यूमेरिकल है क्योंकि वैल्यूज किस में है हमारे पास? नंबर में है। तो जो हमारे वेट और नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, ये हमारे क्या है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल डेटा है ये दोनों हमारे। अब न्यूमेरिकल में वेट कौन सा है? वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो किसी रेंज में रिप्रेजेंट हो सके। रेंज में, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लोट में जिसकी वैल्यूज आ रही हैं, जो एक तरह से मान सकते हो आपकी अनकाउंटेबल टाइप समझ लो। ठीक है। जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एज कैसे हो सकती है, एज बोल रहा हूँ, वेट कैसे हो सकता है? 58.5 भी हो सकता है। मतलब होल इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल में भी आ रहा है और नॉर्मल में भी आ सकता है। बट डिस्क्रीट क्या होता है? ये काउंटेबल होता है। ठीक है। इसको यहाँ देखते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, ये हमारा डिस्क्रीट न्यूमेरिकल डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट इंटीजर है हमारे पास। 8, 6, 4, इसमें कोई पॉइंट पॉइंट डेसिमल वेसिमल नहीं लगे हुए। ठीक है। तो इसलिए, और इन ये दोनों किसके टाइप है? न्यूमेरिकल के।
सेम अब कैटेगोरिकल क्या होता है? जिसमें हमारे पास कैटेगोरिकल क्या होगा? ऑफ कोर्स जिसमें नंबर्स नहीं होंगे वो हमारे पास कैटेगोरिकल होंगे। जब नंबर्स है तो न्यूमेरिकल है, और जब नंबर्स नहीं है तो वो कैटेगोरिकल है। ठीक है। अब कैटेगोरिकल में हमारे पास दो टाइप पड़े हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। यहाँ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के नाम से ही पता चल रहा है कि जिन डेटा में ऑर्डर हो, हैज़ ऑर्डर, और नॉमिनल में नो ऑर्डर। ठीक है। और अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ देखो ग्रेड। ग्रेड क्या होगा हमारा? ऑर्डिनल। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है। क्योंकि जनरली अगर आप देखते हो, ए प्लस को हम बड़ा ग्रेड कंसिडर करते हैं ए से, ए को हम कंसिडर करते हैं बी से। तो देखो यहाँ पे एक ऑर्डर बन रहा है ना, कि बी से अच्छा ग्रेड ए है, ए से अच्छा ग्रेड ए प्लस है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनल है। नॉमिनल देखो, अब नॉमिनल में अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ये नॉमिनल है। ये वाला जो कॉलम है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, ये नॉमिनल है। अब इसमें हम ये तो नहीं बोल सकते कि साइंस मैथ से ज़्यादा अच्छा है या मैथ इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं बन रहा ना, तो ये नॉमिनल है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कैटेगोरिकल। तो ये मेन डेटा टाइप है जो हमें समझने हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए हम इतना ही लेते हैं, सिर्फ मेजर डेटा टाइप्स पे फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। ठीक है। अब ये होता है ईडीए। ईडीए कितने टाइप के होते हैं हम पे? ईडीए अगर बात की जाए तो हम कर सकते हैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा यूनिवेरिएट, दूसरा होगा बाईवेरिएट, तीसरा होगा ट्राईवेरिएट, और लास्ट होगा मल्टी वेरिएट। अब इसमें जो वेरिएट का मतलब है ना, वेरिएट क्या स्पेसिफाई कर रहा है? वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स क्या होते हैं किसी भी डेटा में? कॉलम्स। ठीक है। तो मैं अगर ये मानूं, तो यहाँ पे जो ये वेट है ना, ये आपका एक वेरिएबल है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपका एक वेरिएबल है। ग्रेड आपका एक वेरिएबल है। ओके। यूनिवेरिएट क्या होगा? जब आप एक बार में सिर्फ एक कॉलम के ऊपर, मतलब जो भी आप अपना काम कर रहे हो, सिर्फ एक कॉलम के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है। जब आप एक कॉलम के काम कर रहे हो, सपोज आपने वेट वाला कॉलम लिया, तो आप उस वेट वाले कॉलम पे काम कर रहे हो, उसके ऊपर ग्राफ वगैरह बना रहे हो। बाई वेरिएट क्या होगा? जब आप दो कॉलम पे काम कर रहे होगे। ट्राई वेरिएट क्या होगा? जब आप तीन कॉलम पे काम कर रहे होगे। और अगर मैं और अच्छे से बताऊं, तो जो बाई वेरिएट होता है ना, उसी से ट्राई वेरिएट डिराइव किया जाता है। अब ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है। जो ट्राई वेरिएट है वो बाई वेरिएट से ही बन के आया है। ठीक है। और मल्टीवेरिएट क्या है? जब मल्टीपल कॉलम को आप एक साथ ग्राफ बना रहे हो उस पे, मल्टीपल कॉलम्स पे। ठीक है। तो यही फ़र्क है। तो ये चार डेटा टाइप्स हैं हमें जो, सॉरी, चार टाइप के ईडी हैं जो हम परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले हम यूनिवेरिएट पे जाएंगे। यूनिवेरिएट में क्या हो सकता है हम पे? यूनिवेरिएट में क्या होगा? हमें एक कॉलम पे काम करना है। तो वो एक कॉलम क्या हो सकता है? या तो वो एक कॉलम हो सकता है हमारे पास न्यूमेरिकल, या तो वो एक कॉलम हम पे क्या हो सकता है? कैटेगोरिकल। तो जो न्यूमेरिकल के लिए है, उसके लिए अलग ग्राफ्स यूज होते हैं। कैटेगोरिकल के लिए है, उसके लिए अलग ग्राफ्स का यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल उस पे। ठीक है। तो हम यहाँ यूनिवेरिएट ईडीए कर रहे हैं। सबसे पहले कैटेगोरिकल के साथ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना टाइटैनिक वाला डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, क्योंकि काम करने के लिए एक डेटा तो चाहिए हम पे। तो ये हम पे हमारा डेटा आ गया। ओके। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि हम जिन लाइब्रेरीज का यूज़ करने वाले हैं
तो हम यूज़ करने वाले हैं, मैं जैसे बता चुका हूँ, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न का। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे आप तो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे उसमें पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम इन्हें इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो सीबॉर्न को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस, और मैटप्लॉटलिब को करने के लिए इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। ये मैटप्लॉटलिब क्या है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन हमें उसका क्या चाहिए, सिर्फ पाई प्लॉट मॉड्यूल चाहिए। पाई प्लॉट मॉड्यूल क्या है, जो हमें ग्राफ बनाने में मदद करता है। तो इसलिए बस हम पाई प्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, पूरे मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्या, कैटेगोरिकल यूनिवेरिएट एनालिसिस, यानी हमारा जो भी जो हमारे पास होगा डेटा, वो क्या होगा, कैटेगरी होगी। तो हम पहले अपने टाइटैनिक डेटा सेट में देखते हैं कि कैटेगोरिकल कौन कौन से कॉलम है हमारे। तो हमारे पास एक कॉलम है जेंडर करके, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कैटेगोरिकल कॉलम है। अब कौन कौन से ग्राफ्स का हम यूज़ कर सकते हैं जब हम कैटेगोरिकल यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ होगा वो है हमारे पास काउंट प्लॉट। ये किसके अंदर अवेलेबल है, ये है सीबॉर्न के अंदर अवेलेबल। तो इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट। उसके बाद आप इसके अंदर एक दो पैरामीटर होते हैं, दोनों को पास करना है आपको। पहला है एक्स, कौन से कॉलम, कॉलम इसमें आप पास करोगे कॉलम का नाम। तो हमारे कॉलम का नाम क्या है, हमारे कॉलम का नाम है जेंडर, तो इसके हम अंदर पास करेंगे जेंडर। अगला पैरामीटर होगा हमारे पास डेटा। डेटा कौन सा पास कर रहे हो आपका, हमारा डेटा किस में स्टोर है, डीएफ के अंदर है स्टोर है, तो हम इसके अंदर डीएफ पास करेंगे। और इसको अगर मैं रन करता हूँ, इसने हमें बता दिया। तो ये आपका एक ग्राफिकल वे में पता चल गया ना आपको कि मेल इतने आप पे, फीमेल इतने, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, काउंट प्लॉट कुछ देखा देखा लग रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, अगर हमने पांडास में पढ़ा होगा आपने, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, वैल्यू काउंट्स की तरह ये काम कर रहा है हमारा, वैल्यू काउंट्स की तरह, वैल्यू काउंट्स। यहाँ देखो वैल्यू काउंट्स क्या है, 577, फीमेल क्या है 314। अब हम ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो ये मेल में कहाँ है, 577 के करीब कहीं है, और फीमेल में कहाँ पे है, 314 के करीब कहीं है, ठीक है। तो ये आपको बता देता है कि जो ये मेल वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हुई है हमारे कॉलम में, और फीमेल वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, काउंट करता है उन्हें, जिसके उस पर नाम भी उसका काउंट प्लॉट ही है। इससे हमें क्या वैल्यू, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि जो टाइटैनिक का जो जहाज था उसमें मेल ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे फीमेल के मुकाबले, ठीक है। तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। हम अगली चीज़ ले लेते हैं, हमारे पास एक और आई थिंक एक और कॉलम होगा हम पे, हाँ, पी क्लास, ठीक है। पी क्लास भी क्या है, एक हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यू है, लेकिन आप बोलोगे इसमें तो नंबर्स हैं। अब इसको ध्यान से देखते हैं, कैटेगोरिकल का मतलब ये नहीं है कि उसमें नंबर्स हैं तो वो कैटेगोरिकल है। देखो पी क्लास में सिर्फ तीन ही कैटेगरीज हैं, 1 2 3, तो ये कैटेगरीज बन रही हैं। अगर ये नंबर्स होते तो क्या है, हर रो में अलग अलग नंबर होता, लाइक किसी में 10 होता, किसी में 15 होता, किसी में 18 होता, 23 होता, अलग अलग शिफ्ट होते, जैसे अब तक हमने इसमें पढ़ रहे थे अपने यहाँ पे डेटा में, तो जैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे 8 6 4, अलग अलग थे सबके लिए।
बट इसमें तो क्या है, बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए 3 वैल्यू है वो 491 बार रिपीट हुई है, जो 1 वैल्यू है वो 216 बार रिपीट हुई है, 2 वैल्यू है वो 184 बार रिपीट हुई है, ठीक है? तो इसको हम मान लेते हैं ये पी क्लास 1 है, ये पी क्लास 2 है, ये पी क्लास 3 है। अब इसके ऊपर हम काउंट प्लॉट बनाएँगे और तब उसमें से देखेंगे हम क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो काउंट प्लॉट बनाने के लिए एसएसएस डॉट काउंट प्लॉट, इसके अंदर हम एक्स पास करेंगे। एक्स में क्या है हमारा कॉलम का नाम पी क्लास, उसके बाद डेटा के अंदर डीएफ और ये हमारा काउंट प्लॉट आ गया। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे वो पी क्लास 3 में थे और उसके बाद जो थे वो पी क्लास 1 में थे और उसके बाद जो थे वो पी क्लास 2 में थे। अब उसमें से हम एक असम्पशन मान सकते हैं कि पी क्लास 3 में इतने ज़्यादा लोग क्यों क्यों जा रहे हैं, पी क्लास 3 में क्यों जा रहे हैं? तो एक आप असम्पशन मान सकते हो कि क्या पता पी क्लास 3 का टिकट का जो प्राइस है वो बहुत कम होगा, जो कि सही भी है। जब अगर हम यही ग्राफ अगर हम जब पी क्लास और जब बाईवेरिएट में करेंगे, तो पी क्लास और अगर जब हम टिकट के प्राइस के ऊपर दोनों के ऊपर ग्राफ बनाएँगे, ठीक है? तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो पी क्लास 3 का जो टिकट प्राइस है, वो काफ़ी कम है 1 और 2 के मुकाबले। तो जब अगर टिकट का प्राइस कम होगा तो ज़्यादातर लोग उसी में सफ़र करेंगे। तो पी क्लास 3 का सबसे ज़्यादा काउंट है कि मतलब पी क्लास 3 में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि प्राइस कम है उसका। अब 1 और 2 में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों नहीं है? ठीक है? मतलब उस हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि 3 में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर 2 में सबसे उसके बाद कम और 1 में सबसे कम करने चाहिए। लेकिन 1 में फिर 1 में ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? मतलब बहुत कम डिफ़रेंस है 1 और 2 के बीच में, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, जब हम वापस मैं बोल रहा हूँ ना बाईवेरिएट में जाएँगे और पी क्लास और फेयर को जब हम देखेंगे एक साथ, बाईवेरिएट के अंदर 2 कॉलम देखते हैं ना एक साथ, जब हम पी क्लास और फेयर को एक साथ देखेंगे, तो क्या होगा, जो 1 और 2 का जो फ़र्क है ना, प्राइस डिफ़रेंस, वो बहुत कम है। तो फिर अगर ऐसा है कि अगर एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि मान लो अगर आपको थोड़े से पैसे देके और अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं किसी चीज़ के, तो आप वो पे कर देते हो। तो जब ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं 1 और 2 के प्राइस में, तो लोगों ने क्या पैसे देके पी क्लास 1 में ट्रैवल करना प्रेफ़र किया है पी क्लास 2 के मुकाबले। क्योंकि पी क्लास 1 में तो ज़्यादा फीचर्स होंगे ना, तो ये रीज़न है। तो ये आपको इनसाइट्स इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि जब आप ईडीए का यूज़ करते हो। ऐसे आपको अपना थोड़ा लॉजिकल रीज़निंग भी लगानी पड़ती है। लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें आपको ग्राफ से पता चल जाती है। अब कुछ और भी है हम पे ज़्यादातर आप काउंट प्लॉट यूज़ करोगे। काउंट प्लॉट के अलावा ज़्यादा कोई यूज़ करते नहीं हम। बट एक और है हम पे, वो है पाई चार्ट। अगर आपको पाई चार्ट बनाना हो, तो क्या करोगे आप? पाई चार्ट बनाने के लिए हम पे सीबॉन में भी कोई मेथड नहीं है। मैटप्लॉटलिब में एक मेथड है बट वो काफ़ी लंबा है और कन्फ्यूजिंग भी है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पांडास प्लॉट का, ठीक है? सीबॉन और मैटप्लॉटलिब तो है ही हमारे पास लाइब्रेरी, लेकिन पांडास के अंदर भी एक मॉड्यूल है प्लॉट करके, पांडास भी प्लॉट कर सकता है। तो हम उसका यूज़ करेंगे पाई चार्ट के लिए। तो सपोज़ मुझे अ, उसी को प्लॉट करना है, पी क्लास को ही प्लॉट करना है। तो पी क्लास डॉट वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट से क्या होगा, ये आ गया। उसके बाद वापस यूज़ करेंगे हम डॉट प्लॉट और प्लॉट के अंदर आप डालोगे एक पैरामीटर है काइंड करके, किस काइंड का आपको ग्राफ चाहिए। तो इसके अंदर मैं डालूंगा पाई। इसने दे दिया हमें पाई चार्ट। इसमें हमें पता चल रहा है कि 3 सबसे ज़्यादा पोर्शन शेयर कर रहा है, उसके बाद 1 कर रहा है, उसके बाद 2 कर रहा है। बट इसमें इतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है क्योंकि 1 और 2 में ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे को इसमें परसेंटेज भी दिखे, मैं चाहता हूँ मेरे को परसेंटेज में भी दिखे कि मतलब कौन कितना परसेंटेज होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक और पैरामीटर है ऑटो परसेंटेज, ऑटो पीसीटी। इसमें आप जो वैल्यू डालोगे वो कैसे डालोगे, आप एक मॉडुलस साइन डालोगे परसेंटेज का, उसके बाद 0.2f,
अब देखना इससे क्या होगा। ये 0.2f का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद के आपको कितने वैल्यूज़ चाहिए। अगर मैं इसे 0.1 कर दूँ तो 55.1 हो गया देखो अब। अब मैं इसे 0.0 कर दूँ तो फिर सिंगल वैल्यू में बता रहा है वो इंटीजर वैल्यू में 55, मतलब 50 ओवरऑल परसेंटेज में से 55% कौन होल्ड कर रहा है, पी क्लास 3। 24% कौन होल्ड कर रहा है, पी क्लास 1। 21% कौन होल्ड कर रहा है, पी क्लास 2, सॉरी 24। और अगर मेरे को और प्रिसाइज चाहिए तो मैं अगर यहाँ 0.3 डाल दूँ तो मेरे को उतनी डेसिमल वैल्यूज़ मिल जाएंगी, अगर मेरे को प्रिसीजन के साथ चाहिए पूरा। ठीक है, तो आप ऑटो पीसीटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली जब आपका कैटेगोरिकल कॉलम होगा तो आप ये यूज़ करोगे, ये दो ग्राफ, काउंट प्लॉट और पाई चार्ट। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें। यूनिवेरिएट में हमने कैटेगोरिकल देख लिया, तो कैटेगोरिकल के लिए हमने क्या यूज़ किया है, काउंट प्लॉट और पाई चार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल में। अगर हमारा जो कॉलम है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम कौन सा एग्जांपल ले लें, एज ले लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है ना एज। ठीक है, एज हमारा कैटेगोरिकल नहीं है, लेकिन जो यहाँ सर्वाइव्ड है ना, ये हमारा कैटेगोरिकल है, पी क्लास 3 है, भले इसके अंदर नंबर दे रखे हैं बट ये है कैटेगोरिकल। ठीक है, क्योंकि ये कुछ कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइव्ड में क्या है, दो कैटेगरी है, या तो 0 या 1। लेकिन एज में क्या है, बहुत कैटेगरी होंगी। अगर मैं एज को दिखाऊं आपको, अगर मैं एज पे वैल्यू काउंट्स लगाऊं, ये देखना कितनी सारी कैटेगरीज हैं, तो वो ये कैटेगरी थोड़ी ना बन सकती है अगर इतनी सारी वैल्यूज हैं। किसी की 24, फिर 22, 18, जब इतनी सारी वैल्यूज हैं तो कोई वो कैटेगरी थोड़ी ना होती है। कैटेगरी क्या होती है कि जब बहुत लोगों पे एक ही टाइप की वैल्यू हो। अब वहीं अगर मैं यहाँ दिखाऊं सर्वाइव्ड पे, भले ये डे नंबर रखा है 0 और 1, बट क्या है, 0 कितनी बार रिपीट हो रखा है वहाँ, 549 बार। 1 कितनी बार रिपीट हो रखा है, 342 बार। तो भैया अपने आप में इन्होंने कैटेगरी बना दी है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल यूनिवेरिएट एनालिसिस। न्यूमेरिकल यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए जो हमारे पास सबसे पहला ग्राफ होगा, हम एज पे काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, एज वाले कॉलम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एज क्या है, हमारा न्यूमेरिकल डेटा है। तो सबसे जो हमारा पहला ग्राफ होगा वो होगा हिस्टोग्राम। अब आपने आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा हिस्टोग्राम कैसे काम करता है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैट सॉरी हाँ मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे। मैटप्लॉटलिब को हम किससे रिप्रेजेंट कर रखा है हमने ऊपर, पीएलटी से। तो हम डालेंगे पीएलटी डॉट हिस्ट, और उसके बाद आप डीएफ और जिसके जो भी आपको कॉलम चाहिए, यहाँ पे आप अपना डेटा फ्रेम और कॉलम पास कर दोगे पीएलटी डॉट हिस्ट के अंदर। ये आ गया आपका हिस्टोग्राम। इससे क्या पता चल रहा है आपको हिस्टोग्राम से, ये हमने एज के ऊपर हिस्टोग्राम बनाया है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है, ये देखो। ग्राफ के स्टार्टिंग पे देखना, ये 0 के बाद से स्टार्ट हो रहा है। जो मिनिमम एज है मतलब वो अराउंड 0.4 या 5 समथिंग से स्टार्ट हो रही है मिनिमम एज। यानी जो टाइटैनिक शिप था उसमें बच्चे भी ट्रैवल कर रहा था, कोई बच्चे भी ट्रैवल कर रहे थे, मतलब न्यू बॉर्न बेबी भी ट्रैवल कर रहे थे, जो 4-5 महीने के बच्चे होंगे। ठीक है, और जो इसमें मैक्सिमम एज है वो अराउंड कितनी है, 80 के करीब जा रखी है। तो मतलब 80 साल का कोई बुजुर्ग आदमी भी उस टाइटैनिक में सफ़र कर रहा था। ये हमें इनसाइट्स पता चल रही हैं अपने डेटा से ग्राफिकल वे में। ठीक है, इससे और क्या पता चल रहा है, आपका देखो ग्राफ कहाँ हाई जा रखा है, इस वाले एरिया में। कहाँ से, ये अराउंड 15 समथिंग से 30 के बीच, 35 करीब, 15 से 35 के बीच आपका ग्राफ बहुत हाई जा रखा है। ये देखो कितना ऊपर जा रखा है ग्राफ। तो इसका मतलब है जो 15 से जो 35 तक का एज ग्रुप है वो वो सबसे ज़्यादा था शिप पे। मतलब 15 से 35 साल के लोग बहुत ज़्यादा थे शिप में, एज़ कम्पेयर टू अदर्स एज ग्रुप।
15 से 35 के बहुत सारे लोग थे। और छोटी-छोटी चीज़ें क्या पता चल रही है हमें कि जो 50 साल से ज़्यादा बड़े लोग हैं वो बहुत कम थे शिप में, क्योंकि 50 के बाद देखो आपका ग्राफ नीचे, नीचे, नीचे जा रहा है। और ये भी देखो कि ये 15 से भी कम में 15 या 18 के करीब होगा ये ग्राफ, अभी इतना प्रिसाइज़ नहीं पता चल रहा, बट इससे भी कम है। तो मतलब हमारा स्पाइक कहाँ पे आई है? 15 के बाद से, या जो भी है ये वैल्यू यहाँ पे 17 होगी शायद। 17 के बाद से स्पाइक आई है, मतलब 17 से 35 साल के लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे टाइटैनिक में। यंग लोग ज़्यादा थे टाइटैनिक में। ठीक है, इन शॉर्ट ये हमें ये इनसाइट्स पर चल रही है इन्फॉर्मेशन, इन्हीं को यूजफुल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इनसाइट्स को ही। आपको ये ग्राफ से ये पता चल रहा है। अब इसमें एक पैरामीटर भी होता है पीएलटी डॉट हिस्ट में, बिन्स करके एक होता है, बिन्स। इसको अगर इसके आप कुछ भी वैल्यू डालो, मैं 50 डालता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा और प्रिसाइज बताता है हमें। ये देखो, पहले से थोड़ा ग्राफ चेंज हो गया ना। अगर मैं जितने बड़े बिन्स कर दूंगा तो उतना बड़ा, जैसे अब अगर मैं 10 कर दूं तो जो ग्राफ था बाय डिफॉल्ट 10 रहता है। ठीक है, थोड़ा आपको फर्क फर्क पता चल रहा होगा। बिन्स से क्या होता है, जितना ज़्यादा बिन्स होगा उतना ग्राफ आपका मोर एक्यूरेट होगा। बट क्या कि अगर आप ज़्यादा बिन्स कर दोगे तो आपको ग्राफ को रीड करने में दिक्कत आएगी। तो ये दिक्कत है, तो आप 10 से, आई थिंक 10 मोर देन इनफ है, ज़्यादातर चीज़ों के लिए काम आ जाता है। अब आप ये देख रहे होगे, ये आपको ग्राफ से पहले पता नहीं क्या क्या लिखा आ रहा है, एरे वगैरह ये सब, ये ग्राफ की कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब मैं चाहता हूँ ये सब ना आए लिखा हुआ, जो भी आ रहा है ये सब है ना, मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पी एल टी डॉट शो और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, सिर्फ ग्राफ को शो कर रहा है वो। तो ये इसको आप हटा सकते हो, कोई भी जो ऐसी फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना वो यहाँ पे। अब अगली चीज़ है हमारे पास न्यूमेरिकल को ही दिखाने के लिए, वो है डिस्ट प्लॉट। वो है डिस्ट प्लॉट, एकदम हिस्टोग्राम है, एग्जैक्टली हिस्टोग्राम है ये। ठीक है, बट फर्क क्या है फिर इसमें? तो पहले हम इसमें पास करेंगे एस एन एस, सी बॉन के अंदर है डिस्ट प्लॉट। ओके, एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट, और इसके अंदर हम पास करेंगे डी एफ और एज, जैसे ऊपर पास किया था। ये कुछ एरर्स ही आ गई है। ये क्यों आ गई है? क्योंकि आने वाले समय में डिस्प्लॉट को हटा के ये डिस्प्लॉट कर रहे हैं, टी हटा रहे हैं इसमें से, है ना। तो अभी इस एरर को हटाते हैं, इस एरर का कुछ इतना काम नहीं है। तो मैं यहाँ पी एल टी डॉट शो डाल देता हूँ। वार्निंग मैसेज है ये, एरर मैसेज भी नहीं है, वार्निंग मैसेज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई है, जो ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये भी जब आप फीचर इंजीनियरिंग में जाओगे तो बहुत सारे डेटा का जो कंसेप्ट है इस लाइन पर डिपेंड करता है। इस लाइन को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लाइन, या इसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बोला जाता है। बहुत सारे जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं या मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं वो इस लाइन पे डिपेंड करते हैं। ये हमें क्या क्या मदद करती है ये लाइन? ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालने में मदद करती है। अब प्रोबेबिलिटी से मदद मतलब क्या है इसमें? सपोज मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है 60 एज ग्रुप वाले की किसी की, तो मैं यहाँ 60 पे देखता हूँ। मैं 60 से ऊपर की तरफ जाऊंगा जहाँ पे ये लाइन टच कर रही है, या मैं इसको ग्राफ से देख लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पे ऐसा कुछ ग्राफ है। ऐसे कुछ ग्राफ है मेरे पे सपोज। ठीक है, यहाँ पे मेरी कुछ 60 एज है, जो भी 60 एज। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर की तरफ जाऊँगा जहाँ पे ये लाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे टच हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ लेफ्ट की तरफ जाऊँगा, ये लेफ्ट पे कहाँ मीट कर रही है।
सॉरी ये थोड़ा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट मैं यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो ये यहाँ पे मीट कर रही है। उसके बाद सपोज यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू है 0.005 है यहाँ पे वैल्यू 0.005। जैसे इसमें भी देख लेते हैं। तो ये 60 जब ऊपर जा रहा है और जब हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये 0.005 के करीब आ रहा है 60। ठीक है, तो 0.005 के करीब आ रहा है। अब क्या करना है हमें, जो ये 0.005 है पहले तो इसको इंटू 100 कर दो। इसको इंटू 100 कर दो। कितना आ रहा है 100 होने के बाद? 0.5%। 0.5% आ रहा है। तो ये 0.5% क्या है? ये है चांस या प्रोबेबिलिटी मान लो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई 60 साल का पर्सन उस टाइटैनिक शिप में होगा। तो 0.5% प्रोबेबिलिटी है कि कोई 60 साल का जो पर्सन है वो टाइटैनिक पे होगा। सेम अगर हम इस केस पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ जाते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, अब हम ये ले रहे हैं कोई 25 एज ग्रुप करीब है और अब जाते हैं लेफ्ट पे तो ये 0.30 करीब आ रहा है। और अगर मैं इसको इंटू करूँ 0.030 को इंटू तो आ रहे हैं ना 30% करीब। तो फिर मतलब 30% चांस है। तो मतलब जो मैंने बताया था आपको 15 से 35 के एज ग्रुप के ज़्यादा लोग थे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा चांस है कि कल को अगर कोई नया लोग हम ढूंढ रहे हैं कोई प्रोबेबिलिटी की वहाँ पे 60 साल का पर्सन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उस शिप पे, तो वो है 0.5%। लेकिन वहीं अगर 25 साल के पर्सन को क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है 30%। ठीक है, तो यही चीज़ है। इसका भी आगे बहुत काम है, यहाँ पे तो बस मैंने एक नॉर्मल सा यूज़ केस बताया इसका। इसका ज़्यादा यूज़ होता है मल्टीवेरिएट ईडीए में। मल्टीवेरिएट ईडीए में बहुत यूज़ होता है इसका। अब अगला ग्राफ है हम पे, वो है बॉक्स प्लॉट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। बॉक्स प्लॉट को आप यूनिवेरिएट के लिए भी करते हो यूज़, बाईवेरिएट के लिए भी करते हो यूज़। ठीक है, ये हमें देता क्या है? ये हमें देता है 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी क्या होती है अभी हम आगे देखते हैं, बट पहले हम देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। हम एज पे यूज़ करते हैं। ये भी सीबॉन में एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट और डीएफ और एज के एज पास कर देंगे इसके अंदर। ये आ गया हम पे। अब देखना है हमें बॉक्स प्लॉट काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे बॉक्स प्लॉट काम कैसे कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसे। ये हमें क्या देता है? इसका दो काम है, दो इंपॉर्टेंट काम है। पहला है 5 नंबर समरी, दूसरा फाइंड आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं कि जो पॉइंट्स हमारे यूज़ के नहीं होते, क्योंकि अगर मशीन लर्निंग में ना आउटलायर्स मान लो कि जो नॉर्मल डेटा से थोड़े हटके ही होते पॉइंट्स, मतलब उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे डेटा के लिए। वो जनरली क्या होता है कि वो मिस इंटरप्रेट डेटा होता है या मिस एंटर्ड डेटा होता है, ये कुछ भी मान लो आप, मतलब गलती से आया होता है वो डेटा। ठीक है, तो आउटलायर्स को हमें हटाना ज़रूरी होता है। या तो उन्हें कैसे भी करके मॉडिफ़ाई करो आउटलायर्स को या हटाओ। ठीक है, तो लेकिन हटाएँगे तो तब ना जब हमें पता चलेगा कि उसमें आउटलायर है कि नहीं है। तो उसको अगर आपको देखना है तो बॉक्स प्लॉट बहुत काम आता है। और मे दूसरा काम तो उसका है ही 5 नंबर समरी करके। ठीक है, दोनों इंटरकनेक्टेड है, 5 नंबर समरी और फाइंड आउटलायर्स फाइंडिंग का। तो पहले 5 नंबर समरी देखते हैं, ये 5 नंबर्स हैं क्या-क्या? पहला नंबर है हमारे पास, क्या कौन-कौन से होते हैं 5 नंबर? फर्स्ट होता है मिनिमम, सेकंड होता है Q1, थर्ड होता है हम पे Q2। Q2 को हम दूसरा टर्म बोलते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं। चौथा टर्म होता है हम पे Q3 और फिफ्थ टर्म होता है हम पे मैक्सिमम। ये 5 चीज़ें निकाल के देता है हमें बॉक्स प्लॉट। अब
Q1 क्या होता है? इसको देख सकते हैं आप, इसे मान लो 25%, Q2 को मान लो 50%, Q3 को मान लो 75%। ठीक है, ये आपका, अभी इसको देखते हैं हम है क्या क्या चीज़। एक और हम पे वैल्यू होती है इसमें, वो होता है IQR। इसको बोलते हैं हम इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं आप? Q3 में से Q1 को माइनस कर दोगे तो आपका IQR निकल जाएगा। अब ये IQR की मदद से ही हम मिनिमम और मैक्सिमम डिटरमाइन करते हैं। मिनिमम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? Q1 में से माइनस करोगे आप 1.5 इंटू IQR, और मैक्सिमम के लिए क्या होता है? Q3 में आप प्लस करोगे 1.5 इंटू IQR, और जो भी वैल्यूज इस मिनिमम और मैक्सिमम के बाहर होंगी उनको हम आउटलायर बोलते हैं। अगर इस मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर आ गई तो वो वैल्यू ठीक है, हम अपने मॉडल्स को दे सकते हैं वो वैल्यू। बट अगर वो इसके बाहर आ गई तो वो हम उसे आउटलायर ट्रीट करेंगे और उसे हटा देंगे, उसे रिमूव कर देंगे। तो ये काम होता है बॉक्स प्लॉट का। ये हमें ये 5 चीजें निकाल के देता है। अब ये काम कैसे कर रहा है? इसको देखते हैं। ये हमने एज का जो प्लॉट किया था अभी, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। ये देखो, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी? ये 0 के करीब है ना, तो मैंने बोला था कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा था, तो ये मिनिमम वैल्यू थी हमारी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये है, जो पहली लाइन आ रही है यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, पहली लाइन जो आ रही है ये आपका Q1 है। Q1 यानी 25%। तो हमारा जो Q1 आ रहा है वो कितना आ रहा है? ये 21 करीब आ रहा है कुछ। ठीक है, हमने हमने पहले अभी देख लेते हैं अब अपने ग्राफ से क्या क्या आ रहा है। हम पे मिनिमम कितना आ रहा है हमारा? करीब ये 0.4 करीब आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? कोई चाइल्ड भी होगा टाइटैनिक में, चाइल्ड इन टाइटैनिक। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने Q1 निकाला। Q1 कितना आ रहा है? 21 के करीब आ रहा है। हम यहाँ देख चुके हैं ना, ये पहली लाइन जो है ये Q1 है आपकी, ये 21 के करीब आ रहा है। अब मैंने बताया था Q1 को क्या बोलते हैं हम? 25%। अब 25% का मतलब क्या था, अब बताता हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका पूरा डेटा है, जो भी आपका पूरा जो होल डेटा है आपका, ठीक है, उसमें जो 25% वैल्यूज हैं, उस डेटा की जो परसेंट 25% वैल्यूज हैं, मतलब अगर उसमें आपके पास 100, आपके पास कितने 100 लोगों का डेटा है, सपोज 100 लोगों का डेटा है आपके पास, 100 पर्सन्स का अगर आपके पास डेटा है, तो उसमें से 25% लोगों का जो एज होगी वो 21 या 21 से लेस होगी, या तो 21 होगी या लेस होगी उससे, 25% लोगों की। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ देखते हैं Q2 को, Q2 कितना आ रहा है हमारा? ये करीब आ रहा है हमारा 28 करीब। Q2 हमारा आ रहा है 28 करीब, तो यानी 50%। सेम वही 100% वाला ले लेते हैं। तो इसमें मतलब है कि जो 50% लोग हैं 100 में से, उनकी जो एज है वो 28 या उससे लेस होगी, 50% लोगों की। ठीक है, सेम अगर हम Q3 देख रहे हैं, Q3 में क्या है? Q3 कितना आ रहा है हमारा? ये आ रहा है 38 39 करीब, 38 मान लेते हैं, 75%। तो 100 में से क्या है कि 75% लोगों की एज है वो 38 होगी या उससे लेस होगी, मतलब 38 की रेंज के अंदर होगी, 38 या उससे कम। ये है Q1 Q3 Q। उसके बाद मैक्सिमम कितना आ रहा है हमारा?
जो लास्ट लाइन है ना, ये आपकी मैक्सिमम की वैल्यू है। ये कितनी आ रही है? 65 करीब, ठीक है? बट 1 मिनट, अभी तो हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे कोई मतलब 80 साल का बुजुर्ग भी आ रहा था। हमने अभी थोड़े पहले वाले उसमें देखा था ना, जब हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे थे कि 80 साल का कोई भी था हमारे उसमें डेटा में। तो वही बोल रहे हैं हम कि ये जो आपके ये डॉट 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 दिख रहे हैं ऊपर, ये आपके आउटलायर्स हैं सारे। ये आप मशीन लर्निंग मॉडल को फीड नहीं कर सकते ये डेटा, ये आपको हटाने पड़ेंगे। मतलब आप देखने के लिए तो देख सकते हो कि हाँ, मतलब ये है, मतलब 80 साल का भी कोई बुजुर्ग हो सकता है टाइटैनिक पे। बट अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल को दोगे वो डेटा, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उल्टा बल्कि गलत परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये हम आगे और एडवांस में देखेंगे जब फीचर इंजीनियरिंग में जाएंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि मशीन लर्निंग मॉडल अच्छे से काम नहीं करेगा अगर आपने आउटलायर्स के साथ दे दिया है ना। तो इसे हमें हटाना है, तो हम सिर्फ यहीं तक की वैल्यू लेंगे। ये कितनी? 65 तक। तो ये 65 वैल्यू आई कैसे? मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला था कि जो ये मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला किससे बनाया इन्होंने? Q3। Q3 कितना था हमारा? पहले आई क्यू आर निकाल लेते हैं। हमारा आई क्यू आर कितना आ रहा है यहाँ? आई क्यू आर क्या आ रहा है? Q3 माइनस Q1, 38 माइनस 21, 17 करीब आ रहा है। तो हमारा जो मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? 38 प्लस 1.5 इंटू 17। तो ये अप्रॉक्स करीब 65 के करीब आ रहा होगा। तो यहाँ से हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकली है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसने यहाँ से डिटरमाइन करता है ये। ठीक है, तो ऐसे काम करता है बॉक्स प्लॉट। इसको थोड़ा और अच्छे से देखें अगर हम पे एक कॉलम और भी है, थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। df डॉट हेड, हम पे एक कॉलम है फेयर करके, जो टिकट का प्राइस बता रहा है ना, ये भी एक न्यूमेरिकल कॉलम है। ये कंटिन्यूअस कॉलम है बल्कि। अब तक एज कैसे था कॉलम था हमारा? एज भी कंटिन्यूअस ही था वैसे, क्योंकि 0.4 वैल्यू आ रही थी। 0.4 कंटिन्यूअस वैल्यू है, क्योंकि इंटीजर नहीं है ना, वो पॉइंट में आ रहा है। फेयर क्या? ये भी कंटिन्यूअस वैल्यू है। हमने न्यूमेरिकल तो है, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर क्या है? कंटिन्यूअस है। अब फेयर के ऊपर हम यही बॉक्स प्लॉट को देखते हैं। एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट डी एफ फेयर। अब देखो यहाँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये काम कैसे कर रहा है। बट इसमें हमें ये पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे आउटलायर हैं। फेयर में बहुत सारे आउटलायर हैं। अब जैसे आप यहीं पे देख लो एक आउटलायर, ये एक 500 के करीब एक आउटलायर आ रहा है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों का जो फेयर है वो 100 भी नहीं जा रखा, मैक्स जो फेयर है वो 100 भी नहीं जा रखा, और एक बंदे का 500 फेयर है। सिंपल सी बात है, ये कुछ लिखने में टाइपिंग मिस्टेक, कि अब जब डेटा एंटर कर रहे थे कोई मिस्टेक हुई है। 50 लिख रहे होंगे, 500 लिख दिया होगा गलती से। हो सकता है ना कोई, तो उन्हीं को आउटलायर कहते हैं, कि जो मतलब मिस एंटर्ड इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का क्या डेटा प्राइस कितना है? अगर हम ये देखें, ये आप देखो 75% लोगों वाला Q3 देखो, तो Q3 कितना आ रहा है? ये करीब 50 के करीब भी नहीं आ रहा होगा, ये 50 के करीब जा रहा है। तो मतलब जब 75% लोगों का जो फेयर है वो 50 या 50 से कम है, तो एक बंदे का फेयर 500 कैसे जा सकता है? ये एक जो बंदा है यहाँ पे, उसका 500 कैसे चले गया? साफ पता चल रहा है ये एक आउटलायर है। मतलब ये तो नॉर्मल रेंज से पूरा अलग ही बाहर जा रहा है, अपनी अलग दुनिया में। तो उन्हीं को आउटलायर कहते हैं, कि जो नॉर्मल रेंज से आपके बाहर चले जाएं। और यहाँ पे बहुत सारे आउटलायर है, तो इनको आपको हटाना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे काम कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा यूनिवेरिएट एनालिसिस खत्म। अब अगला देखेंगे हम बाइवेरिएट एनालिसिस।